जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत लगातार आप सभी लोगों को हम चैप्टर वाइज क्लासें प्रोवाइड कर रहे हैं और चैप्टर वाइज क्लासों की इस श्रृंखला में आज की क्लास में हमें शुरुआत करनी है एक नए चैप्टर की। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को प्रकाश का विवर्तन चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं प्रकाश के ध्रुवण की। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक आप सभी लोगों की तैयारी हम बहुत बेस्ट तरीके से कराने वाले हैं। यदि आपने अपना लक्ष्य रखा है 95 प्लस या 90 प्लस तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, आपका लक्ष्य हम ज़रूर पूरा कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चैप्टर की शुरुआत में आपको सबसे पहले बता दें कि बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में तो यही कन्फ्यूजन बनी है कि ये चैप्टर इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। भैया चैप्टर सिलेबस से नहीं हटाया गया है, आपके दो टॉपिक हटाए गए हैं प्रकाश के ध्रुवण चैप्टर के। पहला टॉपिक है परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण और दूसरा टॉपिक है प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। आप यूपीएमएस पे पढ़ जाइए, अपना नया सिलेबस डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर साफ साफ ये दो टॉपिक हटा दिए गए हैं, बाकी आपका कुछ नहीं हटाया गया। बाकी जो आपके सिलेबस में है वो सारा कुछ यहाँ पर आपको हम फ्री में पढ़ाने वाले हैं। तो सभी लोग भाई हमने बता दिया कि चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए भाई शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को हाइगेंस वाले चैप्टर में बताया था, हाइगेंस की थोड़ी बहुत स्टोरी आप लोगों ने देखा होगा अगर क्लास, तो आपको याद भी होगी। हाइगेंस ने क्या कहा था? हाइगेंस ने कहा था कि जो प्रकाश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करता है या तरंगों के रूप में चलता है। और आप कक्षा 9 से पढ़ते चले आ रहे हो कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली तरंग होती है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरी तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरी तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग को समझ लीजिए थोड़ा सा, तब आपको कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। अनुदैर्ध्य तरंग में आप लोगों ने पढ़ा था कि जिसमें माध्यम के जो कणों के कंपन होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा में होते हैं, वे तरंगे कहलाती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा में होते हैं वे तरंगे कहलाती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी संपीड़न और विलयन जिसमें होता है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं या लंबवत दिशा में होते हैं, वे तरंगे हमारी कहलाती है अनुप्रस्थ तरंगे। जैसे रस्सी में उत्पन्न तरंगे, सुरंग और गर्त जहाँ पर होता है वहाँ पर जो तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, तो जो हाइगेंस साहब थे, हाइगेंस साहब ने क्या किया था? हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में यही माना था कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं। ठीक है, हाइगेंस साहब ने अपने तरंग सिद्धांत में प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य माना था। ठीक है, और जो इन्होंने अनुदैर्ध्य मान करके प्रकाश की 3-4 घटनाओं की व्याख्या भी कर डाली। ठीक है, जैसे अनुदैर्ध्य तरंग मान करके प्रकाश तरंग को इन्होंने अनुदैर्ध्य मान करके प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की। किसने भाई? हाइगेंस साहब ने प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर डाली, अपवर्तन की व्याख्या कर डाली और विवर्तन और व्यतिकरण, व्यतिकरण और विवर्तन, इन प्रकाश की 4 घटनाओं की जो व्याख्या है वो हाइगेंस साहब ने प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य मान के की। लेकिन 1690 ईस्वी में जब हाइगेंस साहब ने 1690 ईस्वी में भाई 1690 ईस्वी में हाइगेंस साहब ने क्या किया? हाइगेंस साहब ने ही एक प्रकाश की और घटना की खोज की, प्रकाश का ध्रुवण। ठीक, प्रकाश के ध्रुवण की खोज 1690 ईस्वी में हाइगेंस साहब ने ही की। लेकिन उन्होंने जब प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या करनी चाहिए तो वो प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य नहीं मान पाए। अनुदैर्ध्य मान करके वो प्रकाश तरंगों के ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाए। फिर 140 वर्ष बाद एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था फ्रेनेल। मैंने आपको बताया भी था फ्रेनेल साहब ने क्या कहा? फ्रेनेल साहब ने ये स्पष्ट किया कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य नहीं है बल्कि अनुप्रस्थ हैं, और उन्होंने प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ मान करके प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या कर डाली। यही तो कहानी थी। एक बार अगेन सुन लीजिएगा। हाइगेंस साहब ने कहा कि जो प्रकाश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में चलता है। तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? जिनमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा में होते हैं, वे तरंगे हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? जिनमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं या कंपन करते हैं, वे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। और प्रारंभ में
जो हाइगेन साहब थे, हाइगेन साहब ने प्रारंभ में प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य ही माना था और अनुदैर्ध्य मानकर ही हाइगेन साहब ने प्रकाश की विभिन्न घटनाओं जैसे प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या भी की। क्या मान करके? प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य मान करके। फिर उन्होंने 1690 ईस्वी में प्रकाश के एक और घटना की खोज की, प्रकाश के ध्रुवण की, लेकिन वो अनुदैर्ध्य मान करके प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाए या सक्षम नहीं रहे। उनके बाद 140 वर्ष पश्चात एक दूसरे वैज्ञानिक आए, फ्रेनल साहब, और फ्रेनल साहब ने क्या किया? प्रकाश तरंगों को बताया कि आप प्रकाश तरंगे जो हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और अनुप्रस्थ तरंगे मान करके उन्होंने प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या कर पाई या प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या करने में सफल रहे। ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। अर्थात जो प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। किसके अकॉर्डिंग? फ्रेनल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आप लोगों को हम प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने का प्रमाणिक प्रयोग करके बताएंगे, प्रमाणिक प्रमाण बताएंगे कि कैसे प्रकाश की जो तरंगे हैं वो क्या है, हमारी अनुप्रस्थ हैं। तो आप अगली हेडिंग लगा लीजिएगा और आपको एकदम फील कराएंगे हम फिजिक्स। बस आप फील कीजिएगा जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप कल्पना में डूब जाइए, ठीक है ना, सब आपको समझ में आने लगेगा। या तो फिर आपके पास अगर है वो तो आप करके देख सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप अगली हेडिंग लगाओगे प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने का प्रामाणिक प्रायोगिक प्रमाण है ना, प्रायोगिक प्रमाण। चलिए प्रायोगिक प्रमाण आपको हम देते हैं, ठीक, जिससे आपको कुछ बात क्लियर तो हो पहले। चलिए इसके लिए हम करते क्या हैं, टूरमैलिन की 2 क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है, और उनको क्या करते हैं, धरातल की अक्षों के समांतर हम काट लेते हैं। टूरमैलिन के मैंने 2 क्रिस्टल काट लिया और एक क्रिस्टल को ऐसे मैंने ले लिया आपके समक्ष। ये टूरमैलिन की क्रिस्टल है और ये इसकी अक्ष है। ये क्या है? इसकी अक्ष है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है फिगर, इसको सीधा कर देते हैं। टूरमैलिन की 2 क्रिस्टल आपको काटना है धरातल की अक्ष के समांतर, ठीक। एक ये हमारे पास टूरमैलिन की क्रिस्टल हो गई, ध्यान दीजिएगा, ये एक हमारे पास टूरमैलिन की क्रिस्टल हो गई और ये हो गए टूरमैलिन की अक्ष। आ रही बात समझ में? ये टूरमैलिन की एक क्रिस्टल है, इसको नाम दे देते हैं P1। और हमारे पास एक और टूरमैलिन की क्रिस्टल है, मैंने 2 टूरमैलिन की क्रिस्टल काटी हैं, ठीक है, दोनों टूरमैलिन की क्रिस्टल मैंने इस तरीके से काट ली। लेकिन एक पहले हमने रखा, किसके सामने रखा? मैंने एक बल्ब लगाया, ठीक, जो हमारे पास नॉर्मल बल्ब है। इससे क्या निकलेगा? हम कह सकते हैं प्राकृतिक प्रकाश, ठीक है। जो बल्ब से निकलने वाला प्रकाश है इसको हम प्राकृतिक प्रकाश कह सकते हैं, या सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है, ठीक। ये जो प्रकाश होता है, ठीक, ये प्रकाश ऐसे आता है और टूरमैलिन की क्रिस्टल यानी P1 क्रिस्टल पर जब आपतित कराया जाता है, ठीक है, आपतित कराया जाता है तो क्या होता है, कुछ हरे रंग का जो प्रकाश होता है वो टूरमैलिन की क्रिस्टल से बाहर निकलता है। मतलब पहले से हल्की सी इंटेंसिटी जो होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है और जो प्रकाश निकलता है वो एक दिशी होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर जो प्रकाश होता है वो सभी दिशाओं में होता है। ये बात कैसे सिद्ध हुई ये भी मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हम आध्रुवित प्रकाश कहते हैं, ठीक, और सब कुछ बताएंगे आपको। जब ये प्रकाश इस टूरमैलिन की क्रिस्टल पर आता है तो कुछ हरे रंग का प्रकाश जो है हमें प्राप्त होता है। और जब इस टूरमैलिन की क्रिस्टल P1 को हम चारों तरफ, इस जो प्रकाश है इस प्रकाश के अभिलंबवत चारों तरफ ऐसे घुमाते हैं, इमेजिन कीजिएगा ऐसे घुमाते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जब हमने एक टूरमैलिन की क्रिस्टल P1 को हमने क्या किया, एक आध्रुवित प्रकाश या प्राकृतिक प्रकाश जिसे कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश के अभिलंबवत ऐसे मैंने घुमाया, तो घुमाने पर प्रकाश की जो तीव्रता पहले थी वही तीव्रता अभी भी है। चाहे जैसे आप इसको घुमाइए प्रकाश की तीव्रता में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जो इससे निकलने वाला प्रकाश था, इसके प्रकाश में हमने जो दूसरी टूरमैलिन की क्रिस्टल थी उसको लाके रख दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, दूसरी वाली जो टूरमैलिन की क्रिस्टल थी वो इस प्रकाश में लाके रख दिया, ठीक। जो इससे निकल रहा था पहली वाली टूरमैलिन क्रिस्टल से प्रकाश, इसके सामने लाके इसे रख दिया और इसकी अक्ष भी ऐसे ही रखी। अब जो ये प्रकाश था जैसे इस P2 टूरमैलिन की क्रिस्टल पर जाकर पड़ती है, ठीक है, तो जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। यानी प्रकाश जैसे निकल रहा था वैसे ही बाहर जा रहा है, ठीक, कोई भी अंतर तीव्रता में नहीं देखने को मिला। लेकिन
अब क्या किया हमने, जो हमारे पास दूसरी टूरमैलिन की क्रिस्टल थी P2, इसको मैंने घुमाना शुरू किया और इसको अपने स्थान पर रखा। तो जैसे इसको हमने घुमाया, मेरी बात को समझिएगा, इसको जैसे मैंने घुमाया, अब देखिए यहाँ पर जो प्रकाश निकल रहा था वो कुछ इस टाइप का, मतलब जैसी अक्ष थी टूरमैलिन की उसी अक्ष के समांतर वाले कंपन बाहर निकल रहे थे, ठीक है। और जैसे मैंने दूसरी टूरमैलिन क्रिस्टल रखी, उसकी भी अक्ष अगर ऐसी होती थी तब तो प्रकाश निकल रहा था, ठीक है, प्रकाश जा रहा था। लेकिन जैसे मैंने P2 टूरमैलिन की क्रिस्टल को घुमाना शुरू किया भैया, अब जैसे मैंने घुमाया तो टूरमैलिन क्रिस्टल की जो अक्ष थी वो इन माध्यम के कणों के दिशा में क्या हो गई, लंबवत हो गई, अर्थात इस वाली अक्ष के क्या हो गई, अभिलंबवत हो गई। और जैसे ये अभिलंबवत हो गई वैसे यहाँ पर प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो न्यूनतम देखने को मिलती है। ये आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब टूरमैलिन की क्रिस्टल P1 को वैसे का वैसे रखते हैं जिससे ऐसे प्रकाश निकल रहा है, और इसी के समानांतर हम क्या करते हैं, दूसरी टूरमैलिन की क्रिस्टल P2 रखते हैं जिसकी अक्ष अगर इस टूरमैलिन क्रिस्टल P1 की अक्ष के समांतर होती है तब तो प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, टूरमैलिन क्रिस्टल की P2 को इसके अक्ष के लंबवत कर देते हैं, इसको ऐसे घुमा देते हैं, तो इसकी अक्ष ऐसे न होकर के ऐसे हो जाती है, ऐसे, तो हम देखते हैं कि जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो सबसे न्यूनतम देखने को मिलती है, अर्थात प्रकाश नहीं निकल पाता है, आंखों से हम नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रयोग के द्वारा ये स्पष्ट किया गया, इसका मतलब जो प्रकाश है वो सुरंग और गर्त के रूप में चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक। अर्थात प्रकाश जो तरंगे हैं वो कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक। तो बताइए कुछ बात मेरी समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो इस वाली टूरमैलिन क्रिस्टल को क्या बोला गया था, इस टूरमैलिन क्रिस्टल को बोला गया ध्रुवक, क्योंकि ये प्रकाश को ध्रुवित करता है। लेकिन ये इस ध्रुवित प्रकाश का क्या करता है, परीक्षण करता है, इसलिए इसे बोला गया था विश्लेषक। क्या बोला गया भाई, विश्लेषक। समझ में आई बात। अब जो ये था प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने का प्रायोगिक प्रमाण। आपको यह बात क्लियर हुई कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं, उसका प्रमाण क्या है, तो ये प्रमाण आपको मैंने दिखाया, ये प्रैक्टिकल करके आप दिखा सकते हो, ठीक। फिर मैक्सवेल साहब आए थे, ठीक। मैक्सवेल साहब ने क्या किया, प्रकाश तरंगों को बताया कि प्रकाश तरंगे क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनके गमन के लिए क्या होता है भाई, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। चलिए ये बात हो गई। इसके बाद मैक्सवेल साहब आए, उन्होंने प्रकाश तरंगों को क्या माना था भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है कि जो प्रकाश का ध्रुवण, सबसे मेन परिभाषा, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, मैंने आपको प्रायोगिक प्रमाण बता दिया। इसके बाद आपको याद रखने वाली जो परिभाषा है वो है प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण होता क्या है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है। तो वही चीज़ जो आपने यहाँ पर की वही परिभाषा में आपको बोलना है कि जब ये जो हमारा प्राकृतिक प्रकाश है या जो आध्रुवित प्रकाश है, जब किसी प्रकाश को हम क्या करते हैं, टूरमैलिन की क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं। परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा, जब किसी प्रकाश को हम टूरमैलिन की क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं तो जो टूरमैलिन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर कंपन होते हैं, ठीक है। अब ये आध्रुवित प्रकाश होता है, ये सभी दिशाओं में होता है। आप ये सोचिए कि जब प्रकाश, इस क्रिस्टल को हम घुमा रहे थे तो प्रकाश निकल रहा था, चाहे इसको ऐसे घुमाएं, ऐसे घुमा रहे थे तब भी प्रकाश निकल रहा था, ऐसे घुमाएं तब भी प्रकाश निकल रहा था, चाहे जैसे घुमाएं। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रकाश था वो सभी दिशाओं में गति कर रहा था, सभी दिशाओं में, माध्यम के जो कण थे वो सभी दिशाओं में थे, तभी तो इसको घुमाने पर प्रकाश निकल रहा था। लेकिन जैसे इस टूरमैलिन की क्रिस्टल से प्रकाश निकला बस वो एक दिशा में हो गया, और वो दिशा कौन सी थी, इस टूरमैलिन की अक्ष की दिशा थी। वैसे जैसे मैंने दूसरी टूरमैलिन की क्रिस्टल की अक्ष रखी तो अगर ऐसे इसी अक्ष के समांतर थी तब तो प्रकाश जा रहा था, लेकिन जैसे इसकी अक्ष अविलंबवत हो गई इसके, वैसे प्रकाश नहीं निकल पा रहा था। कुछ आई बात समझ में। अर्थात यहाँ पर जो प्रकाश था वो सभी दिशाओं में नहीं था, लेकिन यहाँ पर प्रकाश सभी दिशाओं में था। तो यही कहा गया प्रकाश के ध्रुवण की गणना में कि जब हम किसी प्रकाश को टूरमैलिन की क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं तो टूरमैलिन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर, ये टूरमैलिन की क्रिस्टल की अक्ष है, इसके समांतर जो कण होते हैं, माध्यम के कण होते हैं, वही क्या होते भाई, बाहर निकलते हैं। यानी हम कह सकते हैं टूरमैलिन क्रिस्टल की अक्ष के समांतर जो कण कंपन कर रहे होते हैं वही टूरमैलिन क्रिस्टल से पारगमित हो पाते हैं, यानी बाहर निकल पाते हैं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। और निकलने वाला जो प्रकाश होता है, इस प्रकाश को हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या कहते हैं भैया, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। आई कुछ बात समझ में।
आई कुछ बात समझ में? प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, एक बार मैं अगेन आप सभी लोगों को प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा बोल के बता रहा हूं। अगर आपको कॉपी पर लिखना तो लिख सकते हो कि जब कोई प्रकाश की तरंग, ठीक है, जब कोई प्रकाश की तरंग किसी टूरमैलिन क्रिस्टल पर डाली जाती है या आपतित कराई जाती है तो प्रकाश की तरंग के केवल वे ही कंपन बाहर निकल पाते हैं जो क्रिस्टल की अक्ष के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक, और बाकी जो शेष कंपन होते हैं इधर उधर, उनको क्या कर लेता है, ये क्रिस्टल अवशोषित कर लेता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं और निकलने वाले प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और जो ध्रुवण की परिघटना है, याद रखिएगा, ध्रुवण की जो परिघटना है, नोट करके लिख लीजिएगा पॉइंट, हालांकि मैं नोट्स तो आपको दूंगा ही। ध्रुवण की जो घटना है वह केवल प्रकाश तरंगों में होती है, ध्वनि तरंगों में नहीं होती। ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश तरंगों में ही होती है, केवल प्रकाश तरंगों में ही होती है। अब आप कहोगे प्रकाश तरंगों में क्यों होती है, क्योंकि प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ नहीं होती हैं, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। तब प्रकाश के ध्रुवण की घटना अब केवल प्रकाश तरंगों में ही होती है, ही होती है, ध्वनि तरंगों में नहीं। ये भी नोट करके आप लिख लीजिएगा, ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, क्योंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं। आई बात समझ में? ये माना था भाई किसने, भाई फ्रेनेल साहब ने। तो बात समझ में आ गई होगी प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। आप कहोगे जब किसी प्रकाश की तरंग को किसी टूरमैलिन की क्रिस्टल पर आपतित कराया जाता है तो टूरमैलिन क्रिस्टल के अक्ष के समांतर जो कंपन होते हैं वही बाहर निकल पाते हैं, बाकी जो कंपन होते हैं वो टूरमैलिन की क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं और निकलने वाला जो प्रकाश होता है इस प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए दो चीज़ें और आपको बता देते हैं इसी वक्त, अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश आपको हम बता देते हैं। चलिए भाई इसे रफ करते हैं और हेडिंग लगा लीजिएगा, अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, आपको हम बता देते हैं कि अध्रुवित प्रकाश क्या होता है और ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, समझ लीजिएगा भैया ना। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल बालाजी स्टडी मोशन पर मिल जाएगा। बालाजी स्टडी मोशन टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए, नोट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए वहाँ पर नोट्स को हम पिन कर देते हैं, पिन पर जाइएगा आपको मिल जाएगा तुरंत। हेडिंग लगाइएगा अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं, अध्रुवित प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं वो प्रकाश तरंग संचरण की लंबवत दिशाओं में सममित रूप से सभी दिशाओं में होते हैं। अर्थात इसको हम एक स्टार द्वारा व्यक्त करते हैं ऐसे। अर्थात जो वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं वो प्रकाश संचरण की लंबवत, प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं। अर्थात वैद्युत वेक्टर के जो कंपन होते हैं वो सभी दिशाओं में गति करते हैं। ठीक है, ये अध्रुवित प्रकाश को हम ऐसे व्यक्त करते हैं स्टार द्वारा, अध्रुवित प्रकाश। और ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, इसको सामान्य प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है, चाहे सामान्य प्रकाश कहिए, यानी बल्ब द्वारा जो प्रकाश प्राप्त होता है सूर्य द्वारा, उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं, क्योंकि उसमें वैद्युत वेक्टर के जो कंपन होते हैं वो तरंग संचरण की लंबवत दिशा में होकर के सममित रूप से सभी दिशाओं में होते हैं। और ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है, चाहे ध्रुवित बोलिए या समतल ध्रुवित प्रकाश बोलिए, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। इसमें क्या होता है, इसमें वैद्युत वेक्टर के जो कंपन होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में होते हैं और एक दिशा में होते हैं। ठीक, सभी दिशाओं में नहीं होते, एक दिशा में होते हैं। इसका फिगर आप ऐसे बना सकते हो, अभी देखा ही था समतल ध्रुवित प्रकाश का, दो फिगर इसके बनेंगे, एक ये वाला आप बना सकते हो, एक ही दिशा में होते हैं। ये भी समतल ध्रुवित प्रकाश का एक फिगर है और दूसरा फिगर एक आप और बना सकते हो बिंदु से। ये दोनों फिगर समतल ध्रुवित प्रकाश को व्यक्त करते हैं। जो ये पहला वाला फिगर मैंने बनाया, ये वाला, इस वाले फिगर में लेना कागज तल के समांतर कंपन, कागज तल के समांतर कंपन, और ये होगा ये वाला जो नीचे वाला फिगर बनाया कागज तल के लंबवत कंपन, कागज तल के लंबवत कंपन।
लंबवत कंपन। तो जब एग्जाम में आएगा कि आध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है कि आध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से होते हैं, सभी दिशाओं में होते हैं सममित रूप से, और इसे एक स्टार चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये आप देख सकते हो आध्रुवित प्रकाश है। इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हो, एक लाइन ऐसे दिखाओ, यहाँ पर सभी दिशाएं दिखा दो, यहाँ पर दिखा दो, यहाँ पर ऐसे ऐसे दिखा दो, ठीक, सममित रूप से सभी दिशाओं में ये आध्रुवित प्रकाश, स्टार बना दीजिए बस, ठीक। तो कहीं कहीं पर एक स्टार द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, चाहे ऐसे व्यक्त कर लीजिए चाहे ऐसे एक स्टार चिन्ह द्वारा। और समतल ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में होते हैं और एक दिशा में होते हैं, सममित रूप से सभी दिशाओं में न होकर के एक दिशा में होते हैं, वह प्रकाश कहलाता है ध्रुवित या समतल ध्रुवित प्रकाश। जैसा कि अभी आपने देखा था कि टूरमैलिन क्रिस्टल पर जब आध्रुवित प्रकाश को आपतित कराया गया था, तो जो प्रकाश प्राप्त होता समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ था, ठीक। पोलेराइड का कार्य, तभी पोलेराइड आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको ध्रुवण तल, कंपन तल, है ना, और अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण है, और पोलेराइड, सबसे मेन चीज़ तो आपका पोलेराइड के उपयोग क्या है, मैलस का नियम, बस इतना सिलेबस में है। तो आगे की क्लास में आपको मिलते हैं। क्लास आज की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।